ठीक है। मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज हीट ट्रांसफर। ठीक है, सो कुछ लोगों ने इसको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ लिया होगा, ठीक है, और कुछ लोग शायद हो सकता है कि आगे पढ़ोगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है, आप जब डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप फाइट करते हो, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करो, ठीक है, चाहे आप गेट के एग्जाम फाइट करते हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज आप फाइट करो, चाहे आप स्टेट के एग्जाम जो होते हैं या फिर एसएससी का जो एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम फाइट करो, ठीक है, सभी एग्जाम में ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके पास हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे स्पेशली अगर मैं गेट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं गेट की बात करता हूँ, ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर मैं गेट के लिए अगर मैं बात करता हूँ, सो गेट के एग्जाम में जैसे कि पास जो आपके पास 10 से 12 साल के पेपर को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि ऑन एन एवरेज आपके पास 5 to 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 to 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, गेट के एग्जाम की बात कर रहा हूं ना, सो गेट के एग्जाम में आपको 5 to 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करते हो, सो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्री का पेपर है, ठीक है, प्री के पेपर में भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। उसके अलावा मेंस, ठीक है, जब आप मेंस का पेपर देते हो प्री क्लियर होने के बाद, तो जो मेंस का जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 जो होता है आपके पास 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, सो पेपर 1 में भी आपके पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। क्लियर हुई थी बात? ठीक है, सो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपके पास हाईली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, एक आध दो टॉपिक आपके पास ऊपर नीचे होता है, बट मोर और लेस आपके पास जो सिलेबस होता है वो आपके पास कॉमन होता है। इवन आप गेट के एग्जाम को देखो, गेट का जो सिलेबस है, गेट एग्जाम के सिलेबस को देखोगे, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है उसको अगर देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को अगर आप कंपेयर करोगे गेट और ईएसी, ठीक है, सो गेट और ईएसी का जो आपके पास सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और बाकी जितने भी एग्जाम्स और जो आप देते हो, ठीक है, उनका जो सिलेबस होता है वो गेट और ईएसी सिलेबस को मैच करता है। ठीक है, सो बोलने का मतलब यही है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फाइट करो उसका जो सिलेबस होता है वो मोर और लेस आपके पास कॉमन होता है। क्लियर हो गई थी बात? ठीक है, सो गेट के हिसाब से मैंने बता दिया कि भाई गेट के हिसाब से आपके पास जो वेटेज है सब्जेक्ट का वो है आपके पास 5 to 7 मार्क्स, राइट। अब आते हैं किसके बारे में, अब आते हैं थोड़ा सा सिलेबस। पहले अपन सिलेबस डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले यही तो समझ लेते हैं ना कि पढ़ना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस में सबसे पहले बेसिक्स, ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट है वो आपके पास है बेसिक्स। ठीक है, सो बेसिक्स में क्या क्या चीजें देखनी है। ठीक है, जैसे कई बार आप इंटरव्यू जो आप देते हो, ठीक है, सो इंटरव्यू में कई बार आपके पास क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट एंड द हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन यही आ जाता है। ठीक है, सो भाई हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमारे पास ऑलरेडी एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसके अलावा हम हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो जरूरत क्या है उसकी। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, क्योंकि वहां पे आप एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात करते हो, और एनर्जी ट्रांसफर के बारे में जब आप बात करते हो तो वर्क ट्रांसफर के बारे में आप बात करते हो, हीट ट्रांसफर के बारे में आप बात करते हो। सो ऑलरेडी वहां पे हमने बात कर ली है, बट स्टिल उसके बाद भी आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ते हो एंड दैट इज द हीट ट्रांसफर। तो क्यों, व्हाई? करेक्ट है पॉइंट। ठीक है, सो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, और क्या बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, या आई कैन से डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जस्ट बेसिक देखेंगे, सिर्फ बेसिक देखेंगे। ठीक है, और जो आपके पास जो डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है या डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो भाई क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। करेक्ट है पॉइंट। सो ये जो डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है, सो इसके लिए जो गवर्निंग लॉज है, ठीक है, गवर्निंग लॉज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए गवर्निंग लॉ क्या है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए गवर्निंग लॉ क्या है, ठीक है, आपके पास रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए गवर्निंग लॉ क्या है। ठीक है, सो इन गवर्निंग लॉज के बारे में बात करेंगे हम बेसिक्स में। ठीक है, जैसे कंडक्शन हीट ट्रांसफर, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, आपके पास कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो ये सब हम बात करने वाले कहां पे, ये सब हम बात करने वाले हैं बेसिक्स वाले पार्ट में। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नाउ सेकंड जो आपके पास पार्ट है, सेकंड, अब देखो, अब आपके पास आपने बोल दिया कि भाई मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपने बता दिया कि कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। नाउ अब आपको डेप्थ में पढ़ना है कंडक्शन। ठीक है, अब आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है क्या, आपको पढ़ना है कंडक्शन हीट ट्रांसफर। कंडक्शन हीट ट्रांसफर, शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा,
कंडक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट। जब आप कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हो तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है, दो टाइप के कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बारे में हम बात करते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड होता है हमारे पास अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट। सो स्टडी और अनस्टडी, ठीक है, क्या मतलब होता है स्टडी और अनस्टडी का, ठीक है। सो स्टडी और अनस्टडी का मतलब क्या है, अगर कोई पैरामीटर है ना, और कोई पैरामीटर अगर आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपके पास चेंज हो रहा है तब उसको आप क्या बोलते हैं, तब आप उसको बोलते हो अनस्टडी। और अगर आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं स्टडी, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंस होता है स्टडी और अनस्टडी का। सो स्टडी और अनस्टडी मतलब अगर कोई पैरामीटर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तब हम उसको बोलते हैं अनस्टडी, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं हो रहा है तब उसको हम क्या बोलते हैं, तब उसको हम बोलते हैं स्टडी, राइट। जब आप स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ोगे तो स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर में आपको स्लैब का प्रॉब्लम भी मिलेगा, मतलब आपके पास वॉल का प्रॉब्लम भी मिलेगा, आपको पाइप का प्रॉब्लम भी मिलेगा, ठीक है, आपको और प्रॉब्लम मिलेगा किसका, बॉल का भी प्रॉब्लम मिलेगा, ठीक है। आपके पास स्लैब का भी प्रॉब्लम मिलेगा, आपको पाइप का भी प्रॉब्लम मिलेगा, और आपको स्फेरिकल बॉल का भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा, करेक्ट है। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको अगेन क्या चाहिए, आपको गवर्निंग इक्वेशन चाहिए होंगे, और वो जो गवर्निंग इक्वेशन है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो जब हम स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे तो वहां पे हम हीट कंडक्शन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, करेक्ट है पॉइंट। वैसे जब हम बात करते हैं किसकी, अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है, वैसे जब हम बात करते हैं अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, सो अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, ठीक है। अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, और वो मेथड क्या क्या है, जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस, ठीक है, हैजलर-चार्ट मेथड, एरर फंक्शन मेथड। तो ये सारे मेथड्स क्या है, ये सारे मेथड्स आपके पास अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। सो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, करेक्ट है पॉइंट। सो कंडक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो भाई स्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर एंड अनस्टडी स्टेट कंडक्शन हीट ट्रांसफर, करेक्ट है। नाउ जो थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है वो आपके पास क्या है, दैट इज क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। अब ये क्या है भाई, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ये क्या चीज है। सो देखो होता क्या है, समझ आ ध्यान से, जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे हम बात करते हैं स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं स्टीम पावर प्लांट, करेक्ट है। अब स्टीम पावर प्लांट में बेसिकली होता क्या है, स्टीम पावर प्लांट में होता है कि मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बॉयलर है, ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास बॉयलर है, करेक्ट। और बॉयलर में होता क्या है, बॉयलर में होता है ये है कि आपके पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जो है वो आपके पास जनरेट होता है ना, ठीक है। बॉयलर का काम क्या है, बॉयलर का काम यही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जनरेट करना, ठीक है। सो यहां से आपके पास स्टीम मतलब आपके पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम मतलब, या फिर आई से सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, नहीं सुपर हीटेड नहीं मतलब तो नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुपर हीटेड स्टीम, करेक्ट। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आपके पास सुपर हीटेड स्टीम, या फिर मैं सिंपली बोल सकता हूं हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आपके पास स्टीम है, करेक्ट। सो ये बॉयलर से आपके पास स्टीम जनरेट हुआ। अब ये जो स्टीम है, ठीक है, इस स्टीम को हम कहां से पास करवाते हैं, स्टीम टरबाइन से, ठीक है। ये जो आपके पास, ठीक है, ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मेरे पास स्टीम टरबाइन, और यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से इसको पास करवाता हूं, करेक्ट। सो ये जो बॉयलर है ना, इस बॉयलर से ये जो टरबाइन है, स्टीम टरबाइन, वहां तक जो आपके पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो स्टीम है उसको आप लेके कैसे जाओगे, तो लेके कैसे जाएंगे भाई, तो यहां से आपके पास क्या है, यहां से यहां कनेक्शन कैसे होता है, पाइप के थ्रू कनेक्शन होगा ना, ठीक है। यहां से यहां तक जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपके पास पाइप के थ्रू कनेक्शन होगा, ठीक है। आपके पास बॉयलर से जो स्टीम निकलेगा वो पाइप के थ्रू आपके पास कहां जाएगा, इस स्टीम टरबाइन में जाएगा, ठीक है। अब देखो अब होगा क्या, ये जो आपके पास यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्टीम का टेम्परेचर हाई है, और एम्बिएंट का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो भाई एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना है, 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मान लीजिए एम्बिएंट का टेम्परेचर कितना है, 30-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये जो स्टीम है, इस स्टीम का टेम्परेचर इस एम्बिएंट के टेम्परेचर से कहीं ज्यादा है। सो होगा क्या, होगा ये
कि आपके पास, ठीक है, यहां से आपके पास क्या होगा, हीट एनर्जी का क्या होने वाला है, हीट एनर्जी का लॉस होने वाला है, ठीक है, हीट एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी आपके पास प्रोपोगेट होगी। यही तो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको सिखाता है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये जो हीट लॉस है, ये हीट लॉस कम से कम हो। क्यों भाई, क्योंकि हीट लॉस अगर ज्यादा होगा तो उसका डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आपके पास इंपैक्ट पड़ेगा कहां पे, इस टरबाइन के आउटपुट पे, मतलब मैकेनिकल वर्क पे, करेक्ट है। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ना, या हीट लॉस हो रहा है, वो कम से कम हो, उसको मुझे कम से कम करना है। सो इसके लिए क्या होगा, जनरल परसेप्शन क्या होता है, जनरल परसेप्शन ये होता है कि एक काम करता हूं, यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो पाइप है ना, इस पाइप में मैं इंसुलेशन लगा देता हूं, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल का लेयर लगा देता हूं, इंसुलेशन प्रोवाइड कर देता हूं। उससे क्या होगा, उससे आपके पास जो हीट एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो आपके पास कम से कम होगा। ये आपके पास जनरल परसेप्शन है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आपके पास हीट लॉस बढ़ भी सकता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इंसुलेशन अगर आप प्रोवाइड करते हो तो उससे आपके पास जो हीट एनर्जी में जो लॉस है वो आपके पास बढ़ भी सकता है। और वही सारी चीजें हमको समझनी है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की, करेक्ट है। सो क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि वो जो थिकनेस आप लगा रहे हैं, वो सॉरी, वो जो इंसुलेशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी थिकनेस हम कितनी रखें, ठीक है, उसकी थिकनेस हम कितनी रखें, सो दैट हीट लॉस को कम से कम किया जा सके, ठीक है। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सो वही सारी चीजें आपको पढ़नी है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन में, करेक्ट है, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या पढ़ना है अभी, नेक्स्ट आपके पास है फिन्स, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है दैट इज फोर्थ, वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास फिन्स, और जिसको और हम क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कंडक्टिव कन्वेक्टिव सरफेस, कंडक्टिव कन्वेक्टिव सरफेस, करेक्ट है। सो नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है दैट इज फिन्स, ठीक है। सो फिन्स वहां पे हम समझेंगे कि भाई फिन्स, वहां पे हम बात करेंगे गवर्निंग इक्वेशंस के बारे में, बड़े बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के फिन्स के बारे में बात करेंगे, लॉन्ग फिन क्या होता है, शॉर्ट फिन क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स बोलने का मतलब क्या है, जैसे इफेक्टिवनेस हो गया, एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सो वो सारा चीज हम कवर करने वाले कहां पे, फिन्स पे, ठीक। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन हो गया, फिन्स हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है दैट इज सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड दैट इज कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ठीक है। जो सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है दैट इज अ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। और जब हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो भाई कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, ये आपके पास दो टाइप का कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होता है। एक आपके पास क्या होता है, एक होता है आपके पास नेचुरल या इसी को और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन, ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्री कन्वेक्शन। और सेकंड जो होता है आपके पास क्या होता है, सेकंड जो होता है दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन, करेक्ट है। सो सिंपल एग्जांपल समझिए इसको, फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन का, ठीक है। जैसे आपके पास गर्म चाय है, ठीक है, आपके पास गर्म चाय है और गर्म चाय को आप नेचुरली ठंडा होने देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास गर्म चाय का टेम्परेचर मान लो 70-80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, बाहर आपके पास एम्बिएंट का टेम्परेचर आपके पास 25-30 डिग्री सेल्सियस है, तो आप चाय को अगर एम्बिएंट में रख दोगे तो आपके पास वो फ्रीली ठंडा होगा, ठीक है। और वो फ्रीली ठंडा हो रहा है तो किसके कारण से ठंडा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्री कन्वेक्शन या फिर नेचुरल कन्वेक्शन। वैसे अगर आपको चाय को जल्दी ठंडा करना होता है तो आप क्या करते हो, आप फूंक मारते हो, ठीक है। चाय को अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप क्या करते हो, आप फूंक मारते हो। और जब आप फूंक मार रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। वहां पे आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली आप एयर का जो मूवमेंट है उसको आप फास्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, वो हो गया आपके पास फोर्स कन्वेक्शन का एग्जांपल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कन्वेक्शन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, वो है आपके पास मिक्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। सो जब हम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो नेचुरल कन्वेक्शन, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मिक्स्ड कन्वेक्शन। सो ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिलेबस में, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपका गेट या यूएससी का सिलेबस है, सिर्फ वही चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास अगर मैं बोलता हूँ 6, ये आपको पढ़ना है क्या, आपको पढ़ना है हीट एक्सचेंजर के बारे में, हीट एक्सचेंजर,
करेक्ट है। अब भाई ये हीट एक्सचेंजर क्या होता है, नाम से ही लग रहा होगा हीट एक्सचेंजर। सो बेसिकली आपके पास क्या एक डिवाइस है या इक्विपमेंट आप समझ लो, ठीक है, जिसमें बेसिकली होने वाला क्या है, आपके पास दो फ्लूइड के बीच में आपके पास क्या होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है, नाम से ही लग रहा है हीट एक्सचेंजर, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास क्या हो रहा है, गर्म फ्लूइड आप पास करवा रहे हो, हॉट फ्लूइड आप पास करवा रहे हो, आप ठंडी फ्लूइड आप पास करवा रहे हो, ठीक है। सो होगा क्या, आपके पास जो हॉट फ्लूइड है वो हॉट फ्लूइड अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और जो आपके पास कोल्ड फ्लूइड है वो क्या करेगा, वो एनर्जी को गेन करेगा। सो हो क्या रहा है यहाँ पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, करेक्ट है। सो ये जो डिवाइस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर। और हीट एक्सचेंजर का आपको डिजाइनिंग करना है या एनालिसिस जब हम करते हैं, ठीक है, तो हम दो टाइप के मेथड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक आपके पास क्या होता है भाई, एक होता है आपके पास एलएमटीडी मेथड, और जो दूसरा होता है दैट इज एनटीयू मेथड। एक जो मेथड होता है वो हो गया आपके पास एलएमटीडी मेथड, और जो दूसरा होता है वो आपके पास क्या है, दैट इज एनटीयू मेथड, ठीक है। एलएमटीडी का मतलब होता है लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड, एलएमटीडी लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड, एंड एनटीयू मेथड बोलने का मतलब है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स मेथड, ठीक है। सो जब हीट एक्सचेंजर हम पढ़ेंगे तो हीट एक्सचेंजर में हम एलएमटीडी मेथड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और हम एनटीयू मेथड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, करेक्ट। जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो आपको पढ़ना है 7, दैट इज रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, एंड दैट इज द रेडिएशन हीट ट्रांसफर, करेक्ट है। सो रेडिएशन हीट एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो कैसे होता है, तो वो सारा चीज हम बात करेंगे कहां पे, रेडिएशन हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक पे। चलो इतना सो आपको, ठीक है, जो आपके पास जो गेट का सिलेबस है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो सिलेबस है वो आपके पास कॉमन है, करेक्ट। या फिर डिफरेंट और जो एग्जाम आप देते हो उसमें ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये कॉमन रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे मास ट्रांसफर, जैसे आप जब ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वो तो हीट एंड मास ट्रांसफर, करेक्ट है। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो जो मास ट्रांसफर है ना, मास ट्रांसफर आपके पास बहुत छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, या फिर आप बहुत छोटा सा पढ़ते हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग छोटा सा पार्ट होता है। केमिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो केमिकल ब्रांच वाले जो लोग होते हैं, वो मास ट्रांसफर के लिए पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए मास ट्रांसफर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना केमिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मास ट्रांसफर का बहुत बेसिक हम पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर कभी आपके पास गेट पे तो उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप देखोगे या फिर और कोई एग्जाम आप देखोगे जहां पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस को कॉपी किया गया है, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा मास ट्रांसफर से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन, ठीक है। और वो बेसिक्स क्वेश्चन इस पे होते हैं, जैसे कि आपके पास फिक्स्ड लॉ ऑफ डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट डायमेंशनलेस नंबर हो गए, जैसे शेरवुड नंबर क्या होता है, या फिर लेविस नंबर क्या होता है, या फिर आपके पास स्केलेटेड नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे डायमेंशनलेस नंबर पे आपके पास क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। सो मास ट्रांसफर जो होता है ना, मास ट्रांसफर बहुत छोटा सा पार्ट होता है, इससे आपके पास 0.5% या 1% ही आपके पास होता है, बट 99% आपके पास जो सिलेबस होता है वो आपके पास ये होता है, ठीक है। तो मास ट्रांसफर में बहुत छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, लिखने के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। 8 आपके पास जो है दैट इज मास ट्रांसफर, करेक्ट है। सो मास ट्रांसफर, ठीक है, गेट के सिलेबस में तो है ही नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में भी लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन कई बार आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखोगे तो मैथ और कॉलम के फॉर्म में, ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है डायमेंशनलेस नंबर का, ठीक है, डायमेंशनलेस नंबर का अगर आपके पास कोई मैथ और कॉलम वाला क्वेश्चन आपके पास अगर दिखता है तो वहां पे कभी कभी आपको मास ट्रांसफर से रिलेटेड डायमेंशनलेस नंबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो वहां पे इतना आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन आपके पास पूछता है मास ट्रांसफर से, करेक्ट है। अब देखो, अब आपके पास अगर मैं बोलता हूं एक टॉपिक और है, ठीक है, जो गेट के सिलेबस में नहीं है बट इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में है, ठीक है, और साफ साफ लिखा हुआ है, एंड दैट इज द बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। सो यहां पे मैं लिख देता हूं बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है। सो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये आपके पास गेट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कभी नहीं आया है गेट में, ठीक है। सो गेट के सिलेबस में है ही नहीं, और बट इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है, ईएससी का जो सिलेबस होता है ना, ईएससी के सिलेबस में आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है। सो वही चीज अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपके पास और जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे डायरेक्टली इंजीनियरिंग सर्विसेज का सिलेबस उठा के कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, तो वहां पे आपको बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन से, करेक्ट है। सो ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, आपके पास किसका हीट ट्रांसफर का।
ठीक, फिंगर काउंट कर सकते हो, जिनके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 टॉपिक्स, ये मैं छोड़ देता हूँ 2 टॉपिक 8 और 9, ठीक है। फिंगर काउंट कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास 7 टॉपिक्स है, और 7 टॉपिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आप बोलने का मतलब ये है 5 to 7 मार्क्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो आसानी से आप, ठीक है, ले सकते हो। क्लियर हुई थी बात, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे हमेशा जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमेशा हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि आउटपुट इनपुट, करेक्ट है। हमेशा हम इस चीज पे फोकस करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर मैं जो इनपुट लगा रहा हूँ उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, करेक्ट ना पॉइंट, ठीक है। जैसे कि आप कुछ सब्जेक्ट जैसे आप पढ़ोगे तो आप इनपुट ज्यादा दोगे, ठीक है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट उतना नहीं मिल पाता, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कई बार आपके पास टफ आ जाते हैं, टफ हो जाता है क्वेश्चन, या फिर वो सब्जेक्ट ही मेरे को टफ पड़ता है, ठीक है। बट अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो ये सब्जेक्ट, ठीक है, इस सब्जेक्ट में आप अगर इनपुट देते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो है कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज थोड़े याद करने पड़ते हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। बट उसके अलावा अगर ये सब्जेक्ट मैं बोलूं कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, मजा आने वाला है, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो अगर मैं इस सब्जेक्ट में इनपुट देता हूं तो अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया था 5 to 7 मार्क्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 5 to 7 मार्क्स, ठीक है। सो आसानी से आप, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, उस ईयर में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। वो बोलने का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट का जो इनपुट आउटपुट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई सिलेबस के बारे में। उसके अलावा, ठीक है, कुछ लोग ये भी पूछते हो बुक्स, ठीक है, कि भाई ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स प्रीफर करें, या अभी नहीं प्रीफर करोगे, कभी आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, कभी आपको बुक्स पढ़ने की नौबत आती है, बुक्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, टाइम है आपके पास, खाली टाइम है, बुक्स पढ़ना चाहते हो, तो मैं अच्छी बुक्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे पीके नाम, ठीक है, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर है सबको पता है पीके नाम, ठीक है, पीके नाम, थर्मोडायनेमिक्स सभी पढ़ते हो। पीके नाम की आपके पास हीट ट्रांसफर की भी बुक आती है, ठीक है। सो जो हीट ट्रांसफर की अगर मैं बुक की बात करता हूँ, ठीक है, आपके पास हीट एंड मास ट्रांसफर के नाम से आती है आपके पास पीके नाम की बुक, ठीक है। सो पहला अगर मैं बोलूं पीके नाम, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है, कभी पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा और अगर मैं बोलूं, ठीक है, जैसे फॉरेन ऑथर की बुक है, अच्छी बुक है, इनकॉर्पोरा एंड डेविड, ठीक है, इनकॉर्पोरा एंड डेविड, इनकॉर्पोरा एंड डेविड, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, इनकॉर्पोरा एंड डेविड, ठीक है। सो ये बेसिकली फंडामेंटल्स ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर के नाम से ये बुक इनकॉर्पोरा एंड डेविड, ठीक है। सो ये बुक भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, कभी पढ़ने का मन करे तो, ठीक है, खाली टाइम में हो, ठीक है, लगता है कि थोड़ा सा और मेरे को पढ़ना चाहिए तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा फीलिंग लेनी है सब्जेक्ट की, ठीक है, फीलिंग अगर लेनी है सब्जेक्ट की तो इसके अलावा आप सेंजल, ठीक है, सेंजल की बुक भी आप देख सकते हो, फीलिंग के लिए अच्छी बुक है, ठीक है, ये भी आपके पास फॉरेन ऑथर की बुक है, फंडामेंटल ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर के नाम से है सेंजल की बुक, करेक्ट है। सो ये मैंने बुक्स के बारे में बता दिया, सब्जेक्ट का आपके पास कंप्लीटली जो सिलेबस है उसका कंप्लीटली एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिक से, उसके बाद, ठीक है, धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे, करेक्ट है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ हीट ट्रांसफर, या सिंपली ऐसे इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर।